Dear students of B.Ed first year, good afternoon to all. I am Sarla ma'am and today I am going to teach you second unit of your third paper, Psychological Perspective of Education. Second unit is Learning. एक बहुत ही important question जो हर साल एग्जाम में आता है, that is laws of learning and factors affected learning. Laws of learning तो mostly every year आपके एग्जाम में आता है. मैंने ये यूनिट आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बट जो स्टूडेंट्स नहीं आते थे दे लिसन केयरफुली एंड आज रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक रिविजनरी क्लास हो जाएगी. सो लर्निंग. व्हाट इज लर्निंग? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग एक सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु होता है. एक ह्यूमन बीइंग एवरी टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है. आपने मोस्टली एक एग्जाम्पल हर बुक में पढ़ा होगा कि जब एक बच्चा जलती हुई चीज को छूता है या तो वह सीख जाता है कि आग को छूने पर हाथ जल जाता है. मीन्स जिस कार्य को करने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, चाहे वह अभ्यास से हो, प्रैक्टिस से हो या अनुभव या एक्सपीरियंस से हो, देन वी कैन से दैट इट इज लर्निंग, यानी कि हमने सीख लिया. इसमें एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है. एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है. विलियम वुडवर्थ जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मीन्स हम जब कुछ सीख लेते हैं, नया ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तो उससे हम नई प्रतिक्रियाएं भी करते हैं, यानी कि जो हमारे व्यवहार में या हमारी क्रियाओं में जो नया परिवर्तन आता है वही लर्निंग है. एक और मनोवैज्ञानिक गेट्स एंड अदर्स ने कहा लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि जब हमारे व्यवहार में अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण उसके फलस्वरूप कोई परिवर्तन आता है, तब हम उसे अधिगम या लर्निंग कहते हैं. नाउ वी कम ऑन द लॉज ऑफ लर्निंग. लर्निंग के नियम E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए. थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब कोई भी व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करता है तो वो किसी न किसी उद्दीपन या स्टिमुलस को देखकर करता है, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है. यानी कि जब हम किसी स्टिमुलस को देखकर कोई भी क्रिया करते हैं और उस क्रिया को करने से यदि हम सेटिस्फाई होते हैं कि मुझे वो अच्छी लग रही है या मेरी अकॉर्डिंग है और उसकी यूटिलिटी भी समझते हैं कि हाँ उसको करने से हमारे लिए कोई अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा या हमारा वो लाइफ में काम आएगी, तब वो इस कार्य को सीखने में रुचि लेता है. थॉर्नडाइक ने फर्स्ट लॉ दिया है जो कि है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तैयारी का नियम. जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर या रेडी होगा, तभी इसके रिजल्ट भी सेटिस्फैक्टरी होंगे. बट इफ इज नॉट रेडी टू डू एनी टास्क, देन वो खींच कर वह कार्य करेगा और रिजल्ट्स या तो नहीं आएंगे बिल्कुल, या तो सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे. तत्परता के नियम में मोस्टली यह बात समझ में आती है कि जब एक व्यक्ति या एक बच्चा या एक ह्यूमन बीइंग शारीरिक और मानसिक रूप से, यानी फिजिकली एंड मेंटली फ्रॉम बोथ, वो किसी कार्य को करने के लिए रेडी है, तो वो सक्सेसफुली कर लेगा और वो सेटिस्फाई भी होगा. जैसा कि नर्सरी क्लासेस में हम लोग बच्चों को बुक्स पढ़ाते हैं या क्या कहते हैं लेटर्स की अक्षर का मतलब ज्ञान देते हैं, तो उस समय वे इतना ही फिजिकली और मेंटली इतने ज़्यादा एबल नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन हमें उनको इंटरेस्ट जगा के उनको मोटिवेट करके उनको रेडी करना पड़ता है. अब लॉज ऑफ रेडीनेस को क्लास में हम कैसे इम्प्लीफाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं. एक टीचर को स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए थ्रू मोटिवेशन. हम उसे मोटिवेट करें, उसको रेडी करें. अगर वो प्रिपेयर होगा तो उसको कुछ समझ में आएगा, वो मन से सीखेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे. और पहले ही हम उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी और इंटेलिजेंट टेस्ट कर लें कि उसको किस चीज़ में रुचि है, ताकि हम उस कार्य को उसे सिखाएं. द नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज. अगर किसी कार्य को बार बार हम अभ्यास करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन लर्निंग या ऐसा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है. जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं, साइकिलिंग है, इन सब की प्रैक्टिस करने से ही हमारी लर्निंग अच्छी होती है. लॉ ऑफ एक्सरसाइज में फिर से दो नियम आ जाते हैं. एक आता है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम. लॉ ऑफ यूज वो होता है कि यदि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, इफ तो वो हमारे लिए उपयोगी या यूजफुल है, तो हम उसको बार बार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें फ्यूचर में काम आएगा. और लॉ ऑफ डिसयूज ये है कि यदि वो कार्य हमारे लिए यूजफुल नहीं है,
तो हम उसको बार बार नहीं करेंगे, ना ही उसकी प्रैक्टिस करने में हम इंटरेस्ट लेंगे। अब देखते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम क्लास में कैसे इम्प्लीफाई कर सकते हैं। एक टीचर जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाए तो वो जो भी पढ़ा रहा है, ये मोस्टली उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको ओरली अभ्यास अगेन एंड अगेन अगर हम उसको ओरली उसकी एक्सरसाइज कराते हैं तो वो जल्दी सीख लेता है और वो लर्निंग स्टेबल होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर जाते हैं नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट क्लास से पहले जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ाई है तो उसको 5 से 10 मिनट तक पहले उसका रिवीजन कराना चाहिए ताकि वो अच्छे से लर्निंग स्टेबल हो जाए। द नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉ। थॉर्नडाइक ने सबसे इसी का ही एक इफेक्ट या प्रभाव के नियम को ही देख के ही लॉज ये बनाए हैं कि जो उन्होंने प्रयोग किया था उस पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ा था। जिस स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड कर रहा है, यदि वह रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री लाता है, मीन्स किसी कार्य को करने से यदि रिजल्ट्स हमारे मन मुताबिक या संतोषजनक आते हैं, तब कहा जाता है कि SR बॉन्ड इज गुड और स्टेबल। इफ रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री है तो हम उस कार्य को बार बार करेंगे, अदरवाइज हम वह कार्य वहीं पर छोड़ देंगे। इस लॉ को कैसे इम्प्लीफाई करते हैं? सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को सीखने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा इनकरेज होगा उसी के बाद ही वो तैयार होगा, उसी के बाद ही जब वो प्रिपेयर हो जाएगा तभी उसके रिजल्ट्स अच्छे वो ला सकता है। जो भी काम करवाएं स्टूडेंट्स को वो उनके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स उनका IQ लेवल ऐसा होना चाहिए या वो कार्य ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग वो बहुत या तो टफ हो या तो बहुत ईजी हो, तो थोड़ा सा उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। टीचर को ऐसा टीचिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स हैप्पी होकर इंटरेस्ट से सीखे, देन रिजल्ट्स अपने आप ही सेटिस्फैक्ट्री होंगे। सो दीज वर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट, मूव ऑन द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने इन प्राइमरी लॉज के अतिरिक्त कुछ और भी नियमों की चर्चा की। वे सेकेंडरी लॉज या गौड़ नियम कहलाते हैं। The first secondary law is law of multiple responses. बहु अनुक्रिया का नियम मीन्स बहुत सी जब अनुक्रियाएं किसी कार्य को करने के लिए की जाती हैं तो उसे बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ। जब किसी इंडिविजुअल के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वह उसे सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए या उसके समाधान के लिए थ्रू द ट्रायल और एरर मेथड मैनी एक्शंस और रिस्पॉन्सेस करता है। एंड एट लास्ट जिस भी एक्शन के थ्रू उसे सफलता प्राप्त होती है या वह जिस रिस्पॉन्स से सॉल्यूशन पर पहुंच जाता है, इसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शन कहते हैं। मीन्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स सिलेक्ट करके गुड और स्टेबल लर्निंग करता है। लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, द नेक्स्ट लॉ, यानी कि अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। इफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल और सीखने के प्रति सीखने वाले की या लर्नर की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पॉजिटिव और फेवरेबल हो या अनुकूल हो तो वह जल्दी सीख लेता है। मीन्स किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस तभी बेटर हो सकती है जब उस टास्क के प्रति उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, और यह बहुत कुछ उसके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है। इफ़ एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो वह सीख नहीं पाएगा और या तो लर्निंग टाइम टेकिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। द नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, मीन्स आंशिक क्रिया का नियम। इसमें समस्या को या प्रॉब्लम को या सिचुएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना इजी हो जाता है, फिर होल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इस नियम के द्वारा हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ एनालॉगी या सादृश्यता का नियम। जब किसी भी इंडिविजुअल के सामने कोई नई सिचुएशन या नई प्रॉब्लम आती है तो वह अपनी पूर्व में मिलती जुलती सिचुएशन से तुलना करने लगता है। मीन्स वह ऐसा सोचता है कि यदि इस तरह की सिचुएशन पहले भी आई है तो उसने उस समय उसमें क्या रिस्पॉन्स किया था, और अपने उन अनुभवों या एक्सपीरियंसेस के बेस पर वह इस बार भी उसे सॉल्व करता है। एज
स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे अंक ले आते हैं, गुड मार्क्स ले आते हैं, तो वह सोचते हैं कि जैसे मैंने पहले प्रिपरेशन की थी उसी तरह से मैं इस बार भी प्रिपरेशन करूँगा। और एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और जब धीरे धीरे बड़ा होकर जब वो बाइक या स्कूटी चलाना सीखता है, तो अपनी साइकिल चलाने के मेथड को वो याद करके उसको सीखता है, यानी कि अपने पहले के रिस्पॉन्स और अभी के रिस्पॉन्स को कोरिलेट करता है। द लास्ट वन इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि साहचर्य रूपांतरण का नियम। इसे थॉर्नडाइक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। उन्होंने कहा कि यदि एक बिल्ली को खड़ा करना सिखाना है तो उसे कुछ ऐसा अट्रैक्टिव स्टिमुलस दिया जाए जिससे वह ये सीख जाए। उन्होंने बिल्ली के आगे एक फिश का पीस रखा और उसे ट्रेंड किया कि जैसे ही वह स्टैंड अप बोले तो वह बिल्ली खड़ी हो जाए। धीरे धीरे कई बार क्रिया करवाने पर जब वह स्टैंड अप होना सीख गई, तब एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को फिश भी नहीं दी गई, तब भी बिल्ली ने स्टैंड अप किया। मीन्स बिल्ली का जो रिस्पॉन्स फर्स्ट स्टिमुलस यानी कि फिश के प्रति था, वही सेम रिस्पॉन्स सेकेंड स्टिमुलस यानी कि स्टैंड अप साउंड के प्रति भी था, यानी कि वे दोनों एक दूसरे से उसने कोरिलेट कर लिए। सो स्टूडेंट्स, these were the secondary laws of learning. So students, these were the laws of learning which are very important, and listen carefully, read carefully and prepare carefully. If you have any query, then call me personally. Thank you. Have a nice